हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जैन धर्म, बुद्ध धर्म, वैदिक साहित्य, वैदिक काल, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर वीडियो देखिए। मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा उसमें, उसको पढ़ने के बाद। प्राचीन भारत बहुत कठिन लोग समझते हैं लेकिन बहुत आसान है, कहानी में खत्म होती हैं चीजें। मैंने बुद्ध धर्म, जैन धर्म जो भी बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया, कुछ भी अंटशंट नहीं बका। मैंने जो काम का था उतना ही बताया है, उतना ही देख लीजिए। आपके किसी भी एग्जाम का, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप करके चले आओगे आराम से। ठीक है, बेसिक है वो एकदम। मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से चीजों को कहानी में पिरोते हुए सुनाया हुआ है, समझ में पूरा आएगा। तो देखिए जाके पिछले वीडियो, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई, प्लेलिस्ट बना दी हिस्ट्री, इतिहास की, उसमें पड़े हुए 7 वीडियो, उनको देखिए लाइन से, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आज हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के बारे में। शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था पूर्व वैदिक काल में जो ट्राइब्स थी उन्हें जन कहा गया। जन का मुखिया राजन कहलाता था, जिसे हम लोग गोपा कहते थे। गोपा का मतलब था गाय की रक्षा करने वाला। और मैंने बताया था क्योंकि गाय की रक्षा कर रहा है, इसका मतलब राजन के पास अपनी सेना नहीं है, वो गाय की रक्षा में व्यस्त है, वो युद्ध नहीं लड़ रहा। ठीक। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम पहुंचेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये राजन एक्चुअल में सम्राट हो चुका है, राजा धीराज हो रहा है, महाराजा धीराज हो चुका है, इसे उपाधियां मिल गई हैं, इसके पास अपनी सेना हो चुकी है। तो उत्तर वैदिक काल में हमको समझ में आएगा कि पहले जन थे, फिर जनपद हुए, और उसके बाद इन जनपदों को जोड़कर एक महाजन, मतलब कई सारे महाजनपदों का निर्माण हो गया। मतलब जनपदों को मिलाकर बहुत शक्तिशाली ऐसे राज्य हो गए हैं, ऐसे क्षेत्र हो गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अब ये क्वेश्चन पहला समझ में आ गया। पहले जन थे, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हो गए। कुछ लोग कबीले से शुरुआत करते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कबीले से शुरुआत कर लीजिए। तो मैं शुरुआत करता हूं जन से, क्योंकि ऋग्वेद में जन शब्द की वर्णन 275 बार किया गया है। तो जन के बाद जनपद। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के अंतर्गत जनपद शब्द का एक भी बार वर्णन नहीं मिलता है। इसको ध्यान रट्टा लगा करके मैं बोल चुका हूं। ऋग्वेद के अंतर्गत राज्य, राष्ट्र का वर्णन तो मिलता है, लेकिन जनपद शब्द का वर्णन ऋग्वेद में एक भी बार नहीं किया गया। उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो जनपद हैं, और जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हो गया है। ठीक। तो देखिए, इन महाजनपदों का वर्णन कहां मिलता है, तो याद रखिएगा कि महाजनपदों का वर्णन मिलता है 3 जगह पर बेसिकली। कौन सी 3 जगह? पहली बुद्ध साहित्य जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय या अंगुत्र निकाय, दूसरी जैन साहित्य जिसका नाम है भगवती सूत्र, और तीसरा तमिल साहित्य जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। पहला बुद्ध साहित्य जिसका नाम है अंगुत्र निकाय, दूसरा जैन साहित्य जिसका नाम है भगवती सूत्र, और तीसरा है तमिल साहित्य जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। इन साहित्यों में 16 मतलब जो महाजनपद है उनका वर्णन मिलता है। और बुद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो मैंने बताया, अंगुत्र निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है, इसमें बताया गया है कि षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद भारत में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन बुद्ध साहित्य और जैन साहित्य में नामों का फर्क है, बाकी कोई फर्क है नहीं। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस बुद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में महाजनपदों, षोडश महाजनपद का वर्णन मिलता है, तो आंसर होगा अंगुत्र या फिर अंगुत्तर निकाय। ठीक। अगर बोले जैन साहित्य तो आंसर होगा हमारा भगवती सूत्र। लेकिन अगर बोले तमिल साहित्य में कौन कौन से षोडश महाजनपद या महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा तमिल साहित्य के अंतर्गत जिस ग्रंथ का नाम है उसका नाम है शिल्पाधिकारम। इस शिल्पाधिकारम के अंतर्गत 3 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। कौन से 3 महाजनपद है? मैं 3 महाजनपद बता रहा हूं, नाम रट लो एकदम। पहला है मगध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली है, मगध महाजनपद। दूसरा है अवंती, जो मगध के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मगध और अवंती में बनती नहीं है। तीसरा है वत्स। ठीक है, तो 3 मैंने बताया, वत्स, मगध और अवंती। इन 3 महाजनपदों का वर्णन शिल्पाधिकारम में है। अब आप कहेंगे शिल्पाधिकारम क्या है? देखिए, शिल्पाधिकारम क्या है। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य, महाकाव्य कहते हैं इसको, तमिल साहित्य के अंतर्गत लिखा हुआ एक काव्य है, जिसकी रचना करी है चेर वंश के शासक शेन गुट्टवन का भाई इलांगो अडिगल। फिर से बोल रहा हूं, चेर वंश का शासक शेन गुट्टवन का भाई इलांगो अडिगल ने इसकी रचना करी है। और इसके अंतर्गत शिल्पाधिकारम के अंतर्गत, शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ है नूपुर। नूपुर का मतलब होता है पायल की कहानी है। ये एक पायल की कहानी के इर्द गिर्द ये चल रही है कहानी। पायल के चारों तरफ ये कहानी नूपुर के चारों तरफ ये कहानी घूमती रहती है। क्या है कहानी? देखिए, शिल्पाधिकारम, क्योंकि मैं रहा हूं तमिल साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी थोड़ा सा जान लीजिए।
आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, शिल्पाधिकारम जिसको इलांगो अडिगल ने लिखा है, उसने 2 पात्र बनाए हैं कहानी के अंदर। एक का नाम है कणग्गी जो कि महिला है, और दूसरा का नाम है कोवलन। तो याद रखिएगा, कणग्गी का शाब्दिक अर्थ होता है पत्नी की इज्जत। कणग्गी का मतलब ही पत्नी से आता है, तो याद रखिए कणग्गी और कोवलन की बातें की गई हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कोवलन और कणग्गी का विवाह हो जाएगा, सुखी पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। उसी मध्य में कोवलन को माधवी नाम की एक स्त्री से प्यार होगा जो कि नर्तिका है। उस नर्तिका पर ये सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, अपनी पत्नी को भूल जाएंगे। बाद में कोवलन को माधवी छोड़ देगी। जब माधवी छोड़ेगी तो कोवलन वापस अपनी पत्नी कणग्गी के पास आएंगे। कणग्गी के पास आएंगे तो पैसा तो एक खाने का बचा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो लुटा के चले आए माधवी पे। लेकिन जब लौट कर आएंगे तो अपनी पत्नी से अपनी दशा बताएंगे। जब पत्नी दशा देखेगी तो उसके पास सिर्फ एक पायल का जोड़ा बचा हुआ है। उस पायल के जोड़े में से एक पायल वो अपने पति को कोवलन को देकर कहेगी कि इससे जीविकोपार्जन होगा, इसको बेच कर आओ, पैसा मिलेगा, उससे खाना पीना कुछ किया जाएगा। पहुंचेंगे ये मार्केट कोवलन, लेकिन वहां पर सुनार षड्यंत्र रचेगा कुछ, और राजा के सैनिक ये सोचेंगे कि इन्होंने पायल चुराई है, मतलब चोरी का इन पर इल्जाम लगा देंगे, इन्होंने पायल चुरा ली है, पायल इनके पास पाई जाएगी। तो राजा के सैनिक इनको पकड़ेंगे और इनको फांसी दे देंगे। राज्य के अंदर इनको फांसी मिल जाएगी। मदुरै राज्य की बात कर रहा हूं मैं। पत्नी जो कणग्गी है वो बहुत परेशान है, पति को ढूंढते हुए पहुंचेगी, पता लगा उनको फांसी दे दी गई है, तो पहुंचेगी राज दरबार। राजा को वो पायल दिखाएगी दूसरी वाली कि ये मेरी पायल थी, मेरे पति ने चोरी नहीं की, आपने बेमतलब में उन्हें फांसी चढ़ा दिया। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि कणग्गी ने मदुरै राज्य को श्राप दे दिया कि तुम्हारा राज्य पूरा भस्म हो जाए, जल जाए, तो पूरा राज्य जल जाएगा। तो ये कहानी के चरित्र हैं जो मैंने आपको बताया। 2 चरित्र हैं, एक है कणग्गी और एक है कोवलन। ये कहानी है शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना करी है सेनगुट्टवन के भाई इलांगो अडिगल ने। तो याद रखिएगा, तमिल साहित्य है, इंपॉर्टेंट साहित्य बहुत ज्यादा, जिसमें 2 मतलब प्रेम संबंध की बात की गई है। ठीक, त्रिकोणीय प्रेम संबंध चल रहा है। बाद में मणिमेखलाई अलग एक चरित्र है, उसको जब तमिल साहित्य पढ़ाऊंगा वो भी इतने प्यार से बता दूंगा कि आपको बैठे बैठे रट जाएगा कि तमिल साहित्य था क्या था। ठीक है, तो आज हमने तमिल साहित्य के अंतर्गत देख लिया है शिल्पाधिकारम की रचना। मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी भूलोगे इस कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का मतलब ही यही था। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी हैं, अंगुत्र निकाय, भगवती सूत्र और शिल्पाधिकारम। मैंने 3 महाजनपदों के नाम भी बता दिए कि शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। मगध सबसे पावरफुल बाद में हुआ, लेकिन पहले उससे कौन पावरफुल बताऊंगा मैं, वत्स और अवंती। ठीक, इसके साथ याद रखिए कि जितने भी 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों को 2 तरह तोड़ के पढ़ा जाता है कि जो 14 महाजनपद हैं वो राजतंत्र हैं, और जो 2 महाजनपद हैं वो गणतंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब 14 महाजनपदों में राजतंत्र चलता है, और 2 महाजनपद जिनका नाम मैं फिर से लेने वाला हूं, उनमें गणतंत्र का मतलब संघों के द्वारा शासन चला, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, गणराज्य का मतलब लोकतांत्रिक रूप से वहां पर शासन चलाया जाता है। संघ हैं कई सारे, उन संघों का समूह मिलकर उस शासन को चलाता है, तो उन्हें गणतंत्र कहा गया। और ऐसे 2 महाजनपदों के नाम था, एक का नाम था वज्जी और एक का नाम था जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। मैंने आपको बताया था कि महाबुद्ध गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण या उनकी मृत्यु हुई थी उस जगह पर जाकर। याद करिए, मैंने आपको बताया था कुशीनगर के कसिया तहसील में हुई थी मृत्यु जाकर महाबुद्ध की। और एक कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो ये मल्ल की राजधानी थी। मल्ल, तो एक था महाजनपद मल्ल और एक महाजनपद था वज्जी। याद रखिएगा, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, और वज्जी के अंतर्गत ही 8 महासंघ थे। उन संघ में सबसे महत्वपूर्ण संघ था लिच्छवी संघ, जिसके लिए कहा जाता है कि विश्व का पहला लोकतंत्र या विश्व का पहला गणतंत्र वहीं पर स्थापित हुआ, लिच्छवी में। तो मैंने अब तक आपको 5 महाजनपदों के नाम बता दिए हैं। मैंने वत्स बताया, अवंती बताया, मगध बताया, और 2 गणतंत्र बताए मैंने आपको जहां पर संघों का शासन चल रहा था। 2 गणतंत्र मैंने बताया वज्जी, जिसकी कैपिटल बताई मैंने वैशाली, और एक मैंने आपको गणतंत्र और बताया, इसका नाम बताया मल्ल। और मैंने आपको बताया कि मल्ल गणराज्य के अंतर्गत ही इसकी राजधानी 2 है। मल्ल गणराज्य की 2 राजधानियां हैं। उत्तरी मल्ल गणराज्य की राजधानी है कुशीनगर और दक्षिण की राजधानी है पावा। तो मैंने आपको बताया था कि चुंड जो कि शिष्य है गौतम बुद्ध का, उसके घर जब पहुंचे हैं गौतम बुद्ध, तो वहां चुंड के द्वारा दिए हुए सूकर मद्दम को खाने से उनके पेट में बहुत तेज पीड़ा हुई। बाद में उन्होंने चुंड का गृह त्याग किया, वहां से घर से निकल गए चुंड के, और कुशीनगर पहुंच के सुबुद्ध को अपना आखिरी उपदेश दिया और वहीं प्राण त्याग दिए अपने। तो ये कुशीनारा या कुशीनगर जो कि देवरिया है अभी हाल फिलहाल वर्तमान में, ये मैंने अब तक आपको 5 महाजनपद बता दिए हैं। अगर ये महाजनपद याद हो गए हो बहुत अच्छी बात, नहीं हुए और अच्छी बात, कोई बात नहीं।
अगले पार्ट 2 में जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट 6 से 7 महाजनपद ही याद कराऊंगा, उनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 1 इतना ही है महाजनपद का। इसको सुनिए, बार बार सुनिए, ताकि आपके दिमाग में एक बार मतलब बेस तैयार हो जाए। उसके बाद मैं खोलना शुरू करूंगा, तो अगला जो कल मैं वीडियो दूंगा तो उसमें मैं महाजनपद को खोलूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए इसको, क्योंकि बहुत कम लोग व्यू कर पा रहे हैं, मतलब लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा जहां तक पहुंचना चाहिए। जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए, ज़्यादा देखेंगे लोग तो कुछ ज़्यादा उनको मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि और लोगों को समझ में आया। जो चैप्टर बहुत कठिन था बहुत ईजिली समझ में आ रहा है लोगों को, ये समझ अच्छा लगेगा मुझको। इसके साथ ही हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको। टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन करिए। शिथिल मत पड़ जाइए कि अरे बहुत लंबा पेपर होगा। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो आज शाम को देने वाला हूँ आपको, या कल परसों संडे को दूंगा, कि मैं बताऊंगा ये शिथिलता को कैसे तोड़ा जाए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।